सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जो एग्जाम हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस का 26 को। उस एग्जाम में क्या क्या टॉपिक आए थे और कितने पैटर्न चेंज हुए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैं सब कुछ एनालाइज करूंगा इस वीडियो में आगे, और ये भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस एग्जाम का। सो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया प्लीज़ आप बताइए कि कट ऑफ क्या जा सकता है और पैटर्न क्या क्या था जो आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर पहले से हम लोग रहे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे मैं बोला था आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हो चुका है 26 नवंबर को, और उसका टोटल एनालाइज पेपर कैसा था, क्या पैटर्न था और कट ऑफ क्या जा सकता है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं पेपर को लेकर। तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास है मैथ, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो मैथ में देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम से एक महीना पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी वीडियो स्पेशली मेंस के लिए, और एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको गाइड किया था कि क्या क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है एग्जाम में। मैं उस दिन भी आपको बोल रहा था कि 100% हूं श्योर इस चीज को लेकर कि रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग ये दो पेपर बहुत ज्यादा ही टफ होंगे, और जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ भी। ठीक है, अब देखो जो डीआई था वो 3 सेट था, 15 क्वेश्चन यानी, और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, यानी 30 नंबर के तो यही थे। ठीक है, और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन यानी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन वाला 5 क्वेश्चन था, और ये भी 2 मार्क्स का था। फिर डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन थे। अगर ओवरऑल बात करूं मैथ का तो पेपर बहुत टफ था। अगर मैं बोलूं पेपर इजी था तो ये बिल्कुल गलत होगा, लेकिन मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में और एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बोला था कि मैथ के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई बच्चा ये मत सोचो कि मैं पढ़ने में बहुत वीक हूं, बाकी कंपटीटर बहुत हार्ड है, बाकी सारे बच्चों को आप कंपीट नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बार बार बोल रहा था अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक सेफ साइड होगा, और आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा था। 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब समझते हैं आप, 14 नंबर, और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है मैथ सेक्शन में मेंस का। अब अक्सर बच्चे को मैंने बताया भी था कि डीआई में आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पिक करना है, ये नहीं कि एक सेट के ही 5 क्वेश्चन करने हैं। तो फिर तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत ही ज्यादा हाई थे, न्यू पैटर्न के थे। तो 2-2 क्वेश्चन पिक करना है जो इजी हो। अक्सर क्या होता है, हर डीआई के सेट में 2 क्वेश्चन तो, या एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो डुएबल होता है। अक्सर मैं प्री के पेपर में आप लोग क्या देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन मेंस में वो 2-3 क्वेश्चन जो आसान था प्री के एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे या थोड़ा हार्ड होंगे, लेकिन डुएबल होगा। तो आपको हर सेट से 2 क्वेश्चन पिक करना था स्मार्टली। मैं बार बार बोल रहा था आपके पास टाइम भी ज्यादा है, और कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग में 6-7 क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर लो जो एक सेफ साइड हो। ठीक है, तो मैथ का तो ओवरऑल एनालाइज करूं तो पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अब मैं आता हूं रीजनिंग में, पजल में। अब देखो सॉरी, जैसे आप सभी को पता है कि पजल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्री के एग्जाम में भी पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बहुत दिन से। पजल का मतलब ही होता है रीजनिंग, ठीक है, लेकिन साथ साथ मैंने आपको यह भी बोला था कि लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का टॉपिक है ये। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि प्री का टॉपिक है तो आप मानना भी मत, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग अक्सर क्या होते हैं 99% केसेस में ये किसके टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो मेंस का टॉपिक है। तो देखो इस बार जो पजल था, पजल काफी लंबा नहीं था, लेकिन पजल जो था बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था और थोड़ा न्यू पैटर्न था क्या, जैसे आपको पजल में बोल रहा था सर्कुलर में कि 8 पर्सन है और सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इसके साथ वेरिएबल थे, या फिर वो कौन से कलर लाइक कर रहे हैं, क्या खाना कर रहे हैं, जो वेरिएबल थे वो था 10 या किसी किसी में 9। अब एक चीज सोचो, आपके पास पर्सन 8 है लेकिन जो वेरिएबल है वो 9-10 था, तो आपको उसमें पिक करना था। तो थोड़ा ट्रिकी था पजल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह भी बोला था कि आप 2 पजल पिक कर लो एग्जाम में। इस बार लिनियर भी था, सर्कुलर भी था एग्जाम में। मैं तो बोल रहा था बार बार आप घर से 2 पजल पिक कर लो मेन से पहले, और उसका जितना लेवल हाई हो इंक्रीज, आप उसकी प्रैक्टिस करिए।
अगर आपके पास टाइमिंग भी बहुत ज्यादा है, अगर आप एक पजल भी अटेम्प्ट करते हैं तो यानी कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे थे इस बार, अगर एक पजल भी आप, तो 5 क्वेश्चन यहीं से हो गया। लॉजिकल रीजनिंग, मैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना कर रखा है ऑलरेडी, और ए टू जेड कंसेप्ट समझाया है कि लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप 7-8 क्वेश्चन करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, अक्सर एक जीनियस के भी नहीं होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 7-8 में आप 3-4 क्वेश्चन आपके करेक्ट जरूर होंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है इस एग्जाम में कि लॉजिकल रीजनिंग, देखो एक तो ये पैसेज ही होता है ना, नॉर्मल पैराग्राफ ही होता है। अगर आप किसी लॉजिकल रीजनिंग का पूरे थीम को नहीं समझेंगे, अब क्या हो रहा है आजकल, इतने जो वर्ड होते हैं वो इतने हार्ड आ रहे हैं ना कि एक वर्ड का मतलब ना समझने का मतलब बहुत बड़ा है। अगर एक वर्ड का मतलब ही आप ना समझ पाओ तो पूरा का पूरा जो होल थीम है आपको वही समझ में नहीं आएगा। तो मैं बार बार गाइड कर रहा था इतने दिन से कि आप लोग क्या करो, प्लीज आप लोग एक आर्टिकल पढ़ो द हिंदू से, और वहां भी जो भी आपको क्रिटिकल लगता है वर्ड, आप एक सेपरेट नोट्स बना लो। क्योंकि अगर 5-6 महीने का आप आर्टिकल पढ़ते हो अच्छे से और वहां से अच्छे अच्छे वर्ड पिक करते हैं और उसका सेपरेट नोट बनाते हैं, तो वो नोट्स देखना एग्जाम में अक्सर वही सारे क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करते हैं। अब मेंस में इस बार ब्लड रिलेशन भी था जो कोडेड था, डायरेक्शन भी था, इनपुट आउटपुट भी थे। अब कोडिंग डिकोडिंग भी जो था वो न्यू पैटर्न वाला था। न्यू पैटर्न वाले यानी आप समझ गए होंगे अगर आप बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग भी न्यू पैटर्न में था। तो आपको होल रीजनिंग का पेपर ऐसा नहीं था कि सारे टॉपिक थे तो बहुत आसान था, बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग भी ज्यादा थे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, तो अगर आप यहां पर 6 या 7 क्वेश्चन, अगर आप यहां पर भी 6-7 नहीं 9-10 तो आप कर सकते थे, इसमें डुएबल था। अगर 9-10 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये भी सेफ साइड है, ठीक है। अभी तक मैंने जितने एग्जाम के कटअप बताए हैं, प्रेडिक्ट किए हैं, या फिर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस, या फिर जितने भी प्री के एग्जाम हुए इस ईयर, सारे के सारे सही हुए। ये कोई तारीफ की बात नहीं है, हो सकता है मे बी मैं इस बार गलत हूं, लेकिन सोचो मैं एनालाइज कर कैसे रहा हूं। देखो जितने बच्चों को मैं कोचिंग करवाया हूं उससे, जो मेरे सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे इस बार मेंस के, तो जितने बच्चों को मैं प्रिपेयर करवाया हूं तो उससे उनसे एक बेसिक आइडिया लग गया कि बच्चे कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी क्या थी। और बाकी सारे वेबसाइट पर मैं जाकर देख रहा था बच्चों को कमेंट्स कि उनका अटेम्प्ट क्या था और उनके रिव्यू क्या था, कैसे पेपर थे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज से मैंने एनालाइज किया कि कट ऑफ किया जा सकता है, पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो देखो जो लग सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मैं बहुत दिन से बोल रहा था, वो था इंग्लिश, और ये गूगली था। इसको आप गूगली बोल सकते हो आईबीपीएस के तरफ से स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में। क्योंकि देखो उम्मीद के अनुसार जैसा था पैसेज, जैसे मैंने बोला था कि 2 पैसेज आएगा, 2 पैसेज था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 पैसेज रहता ही रहता है। लेकिन क्लोज टेस्ट ये थोड़ा न्यू पैटर्न था। जैसे मैंने एग्जाम से पहले भी आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट के तरह ही आएगा, वो एक फिलर होगा, ऑप्शन होंगे। लेकिन आपका पहला काम क्या था, मैंने बार बार बोला था उस दिन बहुत ज्यादा फोकस देकर कि आप प्लीज एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। स्टार्टिंग में आपको कुछ पैटर्न घुमा सकता है, और वही हुआ इस बार। क्लोज टेस्ट में था क्या, देखो जैसे एक फिलर है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का, और जो ऑप्शन है ए बी सी डी, और सारे ऑप्शन में क्या था, 2 ऑप्शन था, यानी ए में 2 ऑप्शन है, 1-2, बी में भी 2 ऑप्शन है, सी में भी 2 ऑप्शन है, डी में भी 2 ऑप्शन है। अब आपको यह बताना था कि इस फिलर में कौन सा ऑप्शन सही है कि दोनों के दोनों जो ऑप्शन है, ए का या बी का या सी का या फिर डी का, वो दोनों ऑप्शन फिट हो। ये था क्लोज टेस्ट में। तो बहुत ज्यादा हार्ड तो था नहीं, और मैंने क्लोज टेस्ट बताया भी था कि आपको प्रैक्टिस करना कैसे है। लेकिन मैं एक बार बात बार बार बोल रहा था, अगर आप इंस्ट्रक्शन को सही से नहीं पढ़ते हैं तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी था। डबल फिलर भी न्यू पैटर्न का था, तो ये भी इजी नहीं था। इस बार सेंटेंस कनेक्टर भी था, जो एक नया पैटर्न को आपको एग्जाम में देखने को मिला, जो एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट थे और कुछ कंजक्शन से उसको ऐड किया गया था, एंड, व्हाइल, और वगैरह कुछ कुछ समथिंग।
तो ये भी एक न्यू पैटर्न का था। तो अगर मैं बात करूं तो उम्मीद तो ये था ही, पहले ही मैंने बता दिया था कि मैथ और रीजनिंग बहुत हार्ड आएगा और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन इंग्लिश का मैंने ये भी बोला था कि इंग्लिश में आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है, जो उम्मीद पर आईबीपीएस खड़ा उतरा। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश का कटअप भी बहुत लो जाएगा। 5 से 6 नंबर से इंग्लिश का कटअप ज्यादा जाने वाला नहीं है इंडिविजुअली। लेकिन मैंने आपको बार बार गाइड कर रहा था एक चीज के लिए, वो क्या है आप बताओ? वो है जीके। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था और जीके इतना भी हार्ड नहीं था। अब देखो बच्चे एक जगह से पढ़ेंगे, सारा का सारा फोकस जीके पे ही नहीं रखेंगे, तो वो बोलेंगे भैया थोड़ा जीके हार्ड था। आउट ऑफ 40, अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 40, तो 27 से 28 तक क्वेश्चन, देखो 27 से 28 तक क्वेश्चन डुएबल था। अगर आप इसको अच्छे जगह से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, और मैंने बताया भी था कि जीके की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, मैंने भी नोट्स दिया था अपने वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आप यहां पर ही अगर 28 29 स्कोर करते हैं तो ये बहुत बड़ा आपके पास एज है इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। मैं बार बार बोल रहा था। तो अगर मैं होल ओवरऑल एनालाइज करूं ना, और आप डिस्क्रिप्टिव तो आप छोड़ ही दो, जब तक आपका इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं होगा ओवरऑल, तब तक आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक ही नहीं होगा। जब आप इस चीज में क्वालिफाई करोगे तब जाकर आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक होगा, मैंने आपको बताया भी था। अगर मैं बात करूं होल ओवरऑल कट ऑफ क्या जा सकता है, तो देखो जैसे मैंने होल स्टडी किया, एनालाइज किया है आईबीपीएस पीओ मेन 17 को इस बार, तो देखो जो कट ऑफ जाएगा वो 57 से 65 के बीच में। श्योर हूं इस चीज को लेकर। मे बी मैं गलत हो भी सकता हूं, कोई भगवान तो मैं हूं नहीं, लेकिन इतना मेरा प्रिडिक्शन बोलता है कि इसके अंदर से ही जाएगा। अब जो भी कट ऑफ आएगा, अगर जो बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे उनके ही डिस्क्रिप्टिव के पेपर चेक होंगे, ये आप सभी को पता है। तो लेकिन एक बात अब मैं आपको दिखाता हूं डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक था क्या क्या। देखो लेटर राइटिंग में 3, और मैंने आपको बताया भी था प्रोसेस करना कैसे अटेम्प्ट, और एसे में भी मैंने आपको टॉपिक बताया ही था। अगर मैं बात करूं कि 90 आउट ऑफ 100 90% बच्चे इस चीज में क्वालिफाई कर लेते हैं जो कट ऑफ क्लियर करते हैं। अक्सर देखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में, मेनी टाइम बहुत बार देखा गया है कि 95% बच्चे इस एग्जाम में क्रैक कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर का फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, बीच में थोड़ा मोड़ा लिख दो आपको नंबर मिल जाएगा। और ऐसे में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा प्रिपेयर तो करेंगे ही करेंगे ना। तो अगर आप इसको थोड़े से सीरियस भी होकर आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चीज में एग्जाम में बच्चे अक्सर फंसते नहीं है। कोई बच्चा, बहुत रेयर ही कोई बच्चा फंस गया तो फंस गया, लेकिन जो मेन है वो है ये टॉपिक। इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको कट ऑफ बताया भी है। अब देखो जो हो गया वो हो गया, एग्जाम तो खत्म। अब आपके पास जो आने वाला एग्जाम है, अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए एग्जाम दिया है तो उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करो, ताकि आपका जो मेन टारगेट है वो ये होना चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब है आपका जितना भी फोकस है वो सारा का सारा फोकस उठाकर आप कहां रखो? क्लर्क के ऊपर। ठीक है, अब देखो वीडियो मैं बहुत सारा बना भी रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना कर रखे हैं क्लर्क के प्री के एग्जाम के लिए। मेंस के वीडियो भी मैंने बहुत सारे प्रोवाइड किए भी थे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन में सब कुछ बातें समझ में आया होगा, कट ऑफ कितना जा सकता है। अब देखो अब ज्यादा सोचकर तो फायदा है नहीं, कुछ दिन में एग्जाम के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो जो भी फोकस है आपका, प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखना और कोशिश करना कि क्लर्क के एग्जाम में इसको क्रैक करना है एट एनी हाउ। ठीक है, टारगेट यही होना चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तभी तो आप जाकर एग्जाम निकलेंगे। अगर आप अभी रुक गए ना, 10 दिन रुक गए, 10 दिन अपने प्रिपरेशन को स्टॉप कर दिए, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि कंपटीशन इतने ज्यादा है इंडिया में, कंपटीटर इतने ज्यादा हैं आईबीपीएस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, कि आपसे डेली 1-2 बच्चे आगे निकल ही रहे हैं। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कोशिश करो कि जो भी कंपटीटर है आप उसको कंपीट कर पाओ। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज सारे वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं हमारे चैनल पर। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।